जब आप इंटर की प्रिपरेशन कर रहे थे और टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस दौरान आपका स्केड्यूल क्या था? कितना टाइम आप इंटर को दे रहे थे? वो टाइम कैसे सेट किया? तो अगर आप समझते हैं कि छाजा का प्लेटफॉर्म बेस्ट है तो आखिर कैसे? ऑब्वियसली मैंने छाजाओ को सबसे पहले बहुत सारे रीजंस थे ज्वाइन करने के, लेकिन एक जो मेरे लिए सबसे प्राइम रीजन था वो आपको मुख्तलिफ चीजों के बारे में बताता है। आप सिर्फ 2D व्यू में चीजों को देख रहे होते, वो 3D और 4D व्यू भी आपके लिए रख लेते हैं कि बेटा आपने चारों तरफ से देखना है चीजों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज इस पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया अपने एक ऐसे स्टूडेंट को जिसने माशाल्लाह से अपने एकेडमिक लर्निंग में भी और इसके अलावा अपने टेस्ट में भी बहुत अच्छा काम किया और माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं। तो जनाब अपनी तारीफ तो नहीं कह सकते कि अपनी तारीफ कर रहे होंगे, बल्कि अपना तारुफ दे रहे होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, साद मलिक, कैसे हैं? ठीक ठाक है। पहले तो अपने नाम के बारे में मुझे बताइए, साद मलिक या साद मालिक? मलिक, क्योंकि मैंने आपका नाम रोमन में पढ़ा है इसलिए मुझे कन्फ्यूजन होती है। अच्छा, तो वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम आगाज करते हैं उन तमाम तर बातों से कि जो हमारे वो तमाम बच्चे के जो एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो हम इंशाल्लाह वो बात भी जरूर आपके साथ रखेंगे। हाँ, उससे पहले जरा हम थोड़ा सा तारुफ लेते हैं साद साहब का कि उन्होंने किया क्या है, आगे क्या किया है साद साहब जी। नाम तो आपको मेरा पता है, मेरा नाम मोहम्मद साद मलिक है जी हाँ। मैंने एनईडी राउंड 1 का टेस्ट दिया था 2024 में और उसमें मैंने पढ़ा और मैं छा गया। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। वो जो छा गए ना आप, जरा थोड़ा बताइए कैसे छा गए आप? आपको पता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी यंग जनरेशन बहुत करती है। गलत कामों के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उससे अच्छे कामों की तरफ भी चले आते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने जो है छाजाओ के बारे में सुना और फिर मैंने उनके बारे में मजीद रिसर्च की और देखा तो मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और मैंने उनके सेकंड बैच में यानी बिल्कुल इनिशियल फेजेस में अप्लाई किया और वहाँ से अपनी मेरी जर्नी पूरी आगाज हुई। मैंने जो है अपना सफर तय किया, तैयारी की और आज आपके सामने बैठा हूं। माशाल्लाह। तो मुझे बताया गया था कि जनाब माशाल्लाह से आपने एक पोजीशन भी अपने नाम की, वो कौन सी पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन मेरी आई थी, फर्स्ट पोजीशन माशाल्लाह से एनईडी के अंदर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स। वेरी गुड। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स में अगर हम टॉप ऑफ द लिस्ट बात करें तो माशाल्लाह से हमारे बहुत ही चहीते तालिब इल्म का नाम मौजूद है, साद मलिक साहब का। भाई माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त जिसे कहने की कामयाबी है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसी कोई कामयाबी नसीब होती है, चंद गिनती के बच्चे होते हैं। 40 या 50 बच्चे ऐसे होंगे जो कि टॉप 3 पोजीशंस में आ रहे हैं डिफरेंट बोर्ड्स के। वो जब माशाल्लाह से डे फर्स्ट होता है इंटरव्यू का तो उसमें बुलाया जाता है उनको, तो वो एक अलग ही जो है ना एक माहौल बना होता है माशाल्लाह। तो उसमें आप शामिल थे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी जो है वो बच्चे इंटर के इम्तिहानात में मसरूफ़ हैं, यानी कि इंटर ये सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन के लिए बड़े परेशान हैं, लगे हुए दिन रात एक कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। हमारा सेकेंड ईयर का रिजल्ट हमारे एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में कितना हेल्पफुल हो सकता है? आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 20 या 25% हेल्पफुल हो सकता है। ओके, किस एस्पेक्ट में? क्योंकि हमने देखा कि जनाब जो मेरिट फॉर्मूला है इस साल का एनईडी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो 60% आपके टेस्ट का स्कोर कंसीडर किया जाएगा और 40% आपका एकेडमिक यानी कि वो फर्स्ट ईयर। तो हम तो जनरली ये सुनते भी हैं, कहते भी हैं कि भाई सेकंड ईयर की स्टडीज जो हैं वो आपके एडमिशन प्रोसेस में या उसमें मेरिट क्राइटेरिया में तो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखती। तो फिर ये जो 20 और 25% आप कहते हैं कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है, वो किस एस्पेक्ट में? वो परसेंटेज वाइज उसका रिजल्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो 60% आपका जो रेशियो है टेस्ट का, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपकी सेकेंड ईयर की स्टडीज की। जब तक आपकी वो नहीं होगी तब तक आप जो है ये चीजें ग्रास्प नहीं कर पाएंगे और इन पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए वो माइनर है परसेंटेज उसकी और वो होनी भी चाहिए। सही, यानी कि आप कहते हैं कि इस वक्त बच्चे को सेकेंड ईयर बिल्कुल मेहनत से दिल लगाकर जान लगाकर पढ़नी चाहिए, वक्त देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या इसके साथ साथ बच्चों को इस वक्त एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूं तो 24 मई एनईडी राउंड 1 की डेट है, यानी ये वो तारीख है कि जिससे चंद रोज पहले अभी थ्योरी एग्जाम्स कंप्लीट हुए होंगे बच्चों के और उसके फौरन के बाद ये टेस्ट डेट अनाउंस हो चुकी। तो इस वक्त बच्चों को अपने थ्योरी एग्जाम्स कवर अप करने के लिए टाइम तो देना है, तैयारी करनी है, मगर क्या उसके साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए उन्हें अपना स्पेसिफिक टाइम एंगेज करना चाहिए?
या बस अल्लाह के आसरे पे बैठ गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा? देखिए, अगर आपने अपना एडमिशन सिक्योर करना है और अच्छे मार्क्स से सिक्योर करना है तो ऑब्वियसली आज से, बल्कि मैं तो कहता हूँ आज भी लेट हो गई है। आपको इससे पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेकंड ईयर की स्टडीज है और आपका जो ई-कैट के एंट्रेंस टेस्ट के जो एग्जाम्स होते हैं वो बिल्कुल दो अलग, आप ऐसा समझिए ना, पैरेलल लाइंस चल रही हैं। वो आपकी बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन है। आप उन दोनों को एक साथ कभी कवर नहीं कर सकते। आप ये कह दें कि भाई मैं आखिरी 10-15 दिन के अंदर जो है आपके थ्योरी के एग्जाम के बाद जो टाइम होगा उसमें कवर करूंगा, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो देखने का प्रिज्म होता है, जो आपका एंगल होता है, जिस चीज से आप चीजों को देख रहे होते हैं सेकंड ईयर के अंदर, लाजमी सी बात है चीजें वही रहती हैं, लेकिन मसला ये आता है जिस एंगल से आप देख रहे होते हैं वो एंगल बिल्कुल अलग होता है आपके एंट्रेंस टेस्ट से, और वो उन चीजों के थ्रू आपको समझने के लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि अभी आपसे कुछ देर पहले बात हो रही थी तो मैथमेटिक्स में जब हम काम कर रहे थे, हमारे थ्योरी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें तो लंबा चौड़ा जो है ना वो सॉल्यूशन चल रहा है और आखिर तक जो है ना वो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वो कर ही देते थे, ठीक है ना। बट इफ यू टॉक अबाउट योर ई-कैट और इंजीनियरिंग टेस्ट्स, सो देयर यू डोंट हैव सच सॉर्ट ऑफ डिटेल्स और वहां पर इतना वक्त ही नहीं है, तो वहां पे तो आपको चाहिए ट्रिक्स, टेक्निक्स, शॉर्टकट्स, वो आप सीखते हैं कि जब आप टेस्ट की बाकायदा तौर पे प्रिपरेशन करें, तो ये मुमकिन है। माशाल्लाह से आपने मुझे बताया, मुझे दिल से बड़ी खुशी हुई कि आपने छाजो के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया और छाजो के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए माशाल्लाह से आपने अपने टेस्ट में बेहतरीन स्कोर किया। छाजो का प्लेटफॉर्म आज इस वक्त जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो उनके लिए कैसे बेस्ट हो सकता है? तो आपकी नजर में ये बेस्ट है या नहीं, आप ये भी कह सकते हैं, खुली छूट है आपको, टेंशन नहीं है कि जनाब आप पॉडकास्ट में बैठे तो आप बोल सकते हैं, बोलने के लिए बुलाया हमने आपको। तो अगर आप समझते हैं कि छाजो का प्लेटफॉर्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी अपनी इंजीनियरिंग टेस्ट की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, तो आखिर कैसे? छाजो एप्लीकेशन जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट इसलिए, जिस तरह अभी आपने बात की मैथमेटिक्स की, जो आप मैथ में यूजुअली सवाल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल में आपको दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल होते हैं, आपने मुख्तलिफ कॉस साइन के एंगल्स होते हैं, उनको प्लस करके आपने उनका आंसर निकालना होता है। यूजुअली हम अगर वो करने बैठ जाएं तो वो 10 से 15 मिनट लग ही जाते हैं, वो बड़े लंबे सवाल होते हैं। लेकिन अगर आप छाजाओ के थ्रू तैयारी करते हैं तो छाजाओ आपको मुख्तलिफ तरीकों से वो सवाल करवा के आपको उनकी शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। उन शॉर्ट ट्रिक के थ्रू जहां आपको एक सवाल करने में 5 से 7 मिनट का वक्त लग रहा है, अब वही सवाल आप चुटकी बजाते कर लेंगे। जबरदस्त। तो ये मतलब आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करता है। आप अभी देख लें, आपके एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें आपके टाइम पर जो एमसीक्यूज हैं आपको 2.5 मिनट भी नहीं मिलता, आपको 2 मिनट भी पूरे नहीं मिलते। तो आप कैसे कवर कर पाएंगे? आपके सामने अगर वही सवाल आ गया, आपने तो सेकंड ईयर की माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन आपने चीजों को उस नजरिए से नहीं देखा जिस नजरिए से देखना चाहिए था। आप तो वो सवाल सोल्व करने के लिए 5 मिनट ले लेंगे, तो आपका तो काम हो गया, आपने अगले सवाल के 4 मिनट खा लिए, अगले 4 सवालों के मिनट आपने खा लिए, तो वो क्या करेंगे? अच्छा, और बहुत सारे बच्चों से जब बात होती है मेरी तो बताते हैं, मैं पूछता हूँ भाई, अब मेरी आदत है कि मैं बच्चों से फोन पे या मैसेज पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेता हूँ, खैरियत पूछता हूँ, टेस्ट के बारे में पूछता हूँ। तो जब मैं पूछता हूँ भाई नस्ट का पेपर आपका जो है ना वो कैसा हुआ, तो बच्चे बताते हैं सर टेस्ट तो हमारे लिए बहुत ही आइडियल था मगर टाइम मैनेजमेंट नहीं। अभी रिसेंटली नेट 3 हुआ है और हो रहा है जनाब, अभी जा रही है कुछ डेट्स पे, अभी भी टेस्ट हो रहे हैं। तो बच्चों से रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया सर टेस्ट बड़ा डिफरेंट था, मुख्तलिफ था। अगर हम नेट 1 नेट 2 को देखें तो नेट 3 सबसे मुख्तलिफ था, इन दोनों से सबसे मुख्तलिफ था, और उसमें थोड़े डायग्राम वाले क्वेश्चन जरा ज्यादा थे। तो जब ऐसे सवाल आते ना तो बच्चा अल्टीमेटली बहुत ज्यादा टाइम, अननेसेसरीली बहुत ज्यादा टाइम अपने हर एक क्वेश्चन में एंगेज कर रहा होता है, जो एंड में आसान सवाल होते हैं वो करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ऐसे ही एनईटी के टेस्ट में, बल्कि हर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टेस्ट में जो है वो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने एक सवाल में ही ज्यादा वक्त लगा दिया तो जाहिर सी बात है दीगर सवालात के लिए वक्त नहीं बचेगा। और एक सवाल में ज्यादा वक्त लगाने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमने वो एक्सपर्ट टीचर्स की जो ट्रिक्स और टेक्निक्स थी राइट टू द पॉइंट जाकर पहुंचने की, वो हमने शायद नहीं सीखी, उस पर हमने प्रैक्टिस नहीं की, उस पर हमने काम नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ा मसला आता है। अच्छा, छाजो में मैं देखता हूँ 2-3 फीचर्स जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बच्चे तो तारीफें करते हैं मगर जब मैं खुद उस पर काम कर रहा होता हूँ या टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे 2-3 फीचर्स ना इसके एज ए ऑन स्टूडेंट लेवल मुझे पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं। हमें क्या प्रॉब्लम होता है स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, कि अगर मुझे किसी सवाल में प्रॉब्लम आया है तो मैं उस सवाल के प्रॉब्लम को लेकर सबसे पहले जाता अपने भाई के पास। भाई वो सवाल देखता, वो कहता नहीं ये तो यूं है, ये तो यूं नहीं है, नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, जाओ।
अब कल की रोज अगले रोज मैं जाऊंगा अपने टीचर के पास पूछने के लिए, क्योंकि उस वक्त तो कोई ना कोचिंग सेंटर्स का, इंस्टीट्यूशंस का कोई रुझान नहीं था। तो कॉलेज के टीचर के पास जाएंगे, उनको मैंने सवाल दिखाया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये ऐसा इसका जवाब होगा। ठीक है, उनके पास भी टाइम कम। अभी भी जो कंफ्यूजन है ना वो अपनी जगह पर ठहरी हुई है। किसी ने बिठाकर अलग से कि नहीं भाई ठीक है बैठो, अपना मसला बताओ, मैं तुम्हें डिटेल से तुम्हारे मसले का हल तुम्हें बताता हूं, ऐसा हल किसी ने दिया नहीं। मगर जब ऐसा दौर है कि जिसमें सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदे के काम भी कर रहा है, तो भाई यहां पर मैंने देखा कि छाजाओं पे मौजूद होते हैं वीडियो सॉल्यूशंस। वीडियो सॉल्यूशंस में टू दी पॉइंट बात होती है, बच्चे को सवाल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाता है, उसमें जो गलती उसकी होती है वो समझ में आ जाती है। तो अल्टीमेटली उससे जो है वो बड़ी ही जबरदस्त तैयारी आइडियल अंदाज में मुझे लगता है कि होती है बच्चों की। और बहुत बच्चे जो तारीफ करते हैं वो इस एस्पेक्ट पे भी करते हैं कि यार सर वीडियो सॉल्यूशन का जो ऑप्शन है ना ये जबरदस्त ऑप्शन है, इससे हमें बड़ा फायदा हो जाता है। फिर इसके साथ छात्रों में मैं देखता हूं कि जिसका आपने भी हवाला दिया अभी उस पर भी बात करेंगे, स्कॉलरशिप। क्या होती है स्कॉलरशिप, थोड़ा बताएंगे छात्रों की स्कॉलरशिप एक्चुअली है क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्हें स्कॉलरशिप मिली माशाल्लाह और उन्हें जबरदस्त काम किया, आप भी उसमें सरफहरिस्त हैं माशाल्लाह। तो एक्चुअली स्कॉलरशिप छात्रों कैसे देता है, क्या होती है? छाजाओ एक्चुअली जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए छाजाओ ने एक इनिशिएटिव लिया है कि उनको स्कॉलरशिप के थ्रू तैयारी तो करवाते ही करवाते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के थ्रू तैयारी करवा लेते हैं। मैं भी उनमें से एक था। मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फख्र भी और छाजाओ का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने मौका दिया। तो मैंने भी स्कॉलरशिप के बारे में जब सुना छाजाओ के प्लेटफॉर्म से तो मैंने भी उसके लिए अप्लाई किया। छाजाओ बेसिकली आपने जो 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हीं पर आपका एक छोटा सा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट देता है, सही, और आपके उस टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, ये टेस्ट भी ऐसा है जो आप घर बैठे दे रहे हैं, आपको कहीं जाना नहीं है। हाँ, जबरदस्त। और मतलब कोई इतना आप कहें कि रॉकेट साइंस उसके अंदर नहीं है, वही बेसिक चीज जो आपने पहले पढ़ी हुई है वही चीज है। छाजाओ चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है फायदा उठाना है उससे। तो मैं भी उनमें से एक था। मुझे भी छाजाओ की 75% स्कॉलरशिप मिली थी और उसी के थ्रू जो है मैं छाजाओ में आया था और मेरी जर्नी रही थी। और जहां तक आपने वीडियो सॉल्यूशंस की बात की तो वो बड़ी बेहतरीन, मुझे भी जो सबसे बेहतरीन चीज लगी थी वो यही लगी थी, क्योंकि आपकी क्लासेस का टाइम तो होता है कुछ देर का, एग्जैक्टली स्पेसिफिक टाइम है, वो 45 मिनट्स का या 1.5 आवर का या 2 आवर्स का एक लेक्चर है। अब उसमें पूरा का पूरा टॉपिक होगा, सब टॉपिक होगा जो कवर करना है। तो हो सकता है कि कहीं आप बात सुन ना सके, टीचर ने तो कही है, मुख्तसरन कही है, मगर आप उस बात को सुन नहीं सके। नतीजा ये होता है कि वो आपको पॉइंट जब टेस्ट में आया, पेपर में आया तो आपको समझ नहीं आ रहा, मुश्किल होती है। और कुछ बच्चों के साथ एक ये भी इशू होता है, क्लास में उनको सब समझ आ रहा होता है, टीचर समझा रहा होता है, घर जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि यार ये क्या था, जबकि उनको ये भी याद होता है टीचर ने समझाया था, लेकिन वो भूल गए कि यार अब क्या करें। तो उन्हीं के लिए टीचर ही की वीडियो रिकॉर्डेड उन्होंने छाजाओ ने डाल दी वीडियो सॉल्यूशन के तौर पे। अब आपने लंबा टाइम नहीं लगाना, ना उसमें इतना सोचना है, ना इसमें देखना है कि यार मैं फलानी बुक्स जो है खंगालूं, फलाने प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखूं, इससे पूछूं उससे पूछूं। आपने सिंपली 1.5 मिनट की वीडियो प्ले करनी है, आपके दिमाग में टीचर की बात रिकॉल हो जाएगी और ठक करके जो है आप आगे चले जाएंगे। आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर और वो बात आपके ज़हन में बैठ भी जाएगी, क्योंकि जो चीज आप फंस के सीखते हैं ना वो चीज सबसे अच्छी आती है। ऐसा ही। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना ये सवाल करते हैं मुझसे और मैं अपने तौर पे तो जवाब देता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि भाई छात्रों के प्लेटफॉर्म से भी उन तमाम तर बच्चों को जवाब मिल जाए जो सवाल रखते हैं, और एक ऐसे बच्चे की तरफ से जवाब मिल जाए जिसने छात्रों को ना सिर्फ एक्सपीरियंस किया बल्कि माशाल्लाह से एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हम इंटर के बाद ना टेस्ट प्रिपरेशन की कोई भी किताब उठा के तैयारी कर लेंगे। अब किताबें बदल रही है ना सोशल मीडिया की स्क्रीन से, हम यूट्यूब पे जाएंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, हम वहाँ से देख लेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि वो कहते हैं जनाब ये जो 14 यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं, बस आप हमारी क्लास लें, पढ़ें, सारी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। ये भी एक सवाल है मेरे जहन में, मैं तशवीश में हूँ कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मैं छाजाओं पे देखता हूँ तो छाजाओं में हर एक यूनिवर्सिटी का एक सेग्रीगेटेड कोर्स है। अब अगर नर्स की बात करें तो नर्स में आपको जो बुक बैंक नजर आता है वो फेडरल बोर्ड की बुक्स हैं, पंजाब बोर्ड की बुक्स हैं। अगर आप एनईडी की बात करते हो तो उसमें प्योरली जो है वो सिंटैक्स बोर्ड की बुक्स के कंटेंट को इनफैक्ट उसमें देखा जाता है। तो ये एक वेरिएशन, एक बड़ी वेरिएशन है, फर्क है। फिर उसके साथ साथ क्वेश्चंस की नेचर वो भी जरा वेरी करती है, अलग होती है। तो बहुत सारे मतलब सुनने में आज सुनते हैं, देखते हैं कि 14 यूनिवर्सिटीज का टेस्ट की तैयारी एक ही तरफ एक ही साथ हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा ना तशवीश होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। छाजाओं में अलग अलग है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को इसमें आसानी है। आप क्या कहते हैं इस पॉइंट से?
मुझे भी यही लगता है, चूंकि मैंने नेस्ट का भी टेस्ट दिया था, नेट 2, और मैंने ईकेट का भी टेस्ट दिया है, एनईडी का, तो दोनों का आइडिया है। जो आपके नेस्ट की प्रिपरेशन होती है और नेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो ईकेट से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर 180 डिग्री का उनके बीच में एंगल नहीं है तो कम से कम 175 या 160 होगा। बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली टॉपिक्स इतने डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो सवाल करने का तरीका है, आपको कितनी दफा ऐसे होते हैं सवाल आप पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आता कि यार मैं इसमें जवाब क्या दूं। अगर वो सवाल आपको कोई बंदा समझा दे, आपको कोई टीचर समझा दे, तो आप उसका ठक करके आंसर देते, आप बोलते हो यार ये क्या सवाल था। तो नेस्ट और एनईडी में सबसे बड़ा फर्क ये है, दोनों के सवाल का नेचर अलग। जब आपको सवाल ही जब तक समझ नहीं आएगा, आप उसका जवाब कैसे देंगे? तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है नेस्ट के अंदर। जो यूजुअली देखने में आता है, मैंने भी ऑब्वियसली टेस्ट दिया था, जो मैंने देखा था वो ये था कि नेस्ट में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि बीच में उन्होंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और फिर कुछ मीडियम क्वेश्चन होते हैं, फिर कुछ हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जबकि एनईडी में मोस्टली जो आपका लेवल होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आपने, अगर आप एनईडी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आपने सवालों को लेके एक डिफरेंट अप्रोच से चलना होता है, जबकि नेस्ट में तैयारी करते हो आपने एक डिफरेंट अप्रोच से चलना होता है। आपने जो मुश्किल सवाल होते हैं वो भी देखने होते हैं, बिल्कुल आसान सवाल भी देखने होते हैं। और एनईडी के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता और आप तो उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना होता है। नेक्स्ट में आप जब पेपर करने के लिए बैठते हो, ऑब्वियसली 200 एमसीक्यू जब आप करने के लिए बैठते हैं तो टाइम बिल्कुल नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता, पलक झपकने में टाइम निकल जाता है। ऐसे ही। और इसके साथ साथ अभी जब आप फास्ट का टेस्ट देने जाएंगे इंशाल्लाह, तो फास्ट में भी आपके पास जो टाइम लिमिटेशन है, खास तौर पे जो आपका एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन है वो आपका टाइम टेकिंग पोर्शन रहता है, बनता है। फिर उसके बाद पे इंग्लिश है, डेफिनेटली उसके अंदर जो मार्क्स हैं पर एमसीक्यू वो कम है, बट एनी हाउ वो हमारे टेस्ट का हिस्सा है, पेपर का हिस्सा है। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट मैं समझता हूँ कि वो बहुत बहुत ज्यादा क्रूशल बच्चे के लिए हो जाती है। अच्छा, साथ थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। छाजा एप्लीकेशन के बारे में तो डेफिनेटली हमने बात की, उसके प्रैक्टिस जोन के बारे में, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर के बारे में, फिर आपने हमें स्कॉलरशिप के बारे में बताया कि स्कॉलरशिप से आपको भी फायदा हुआ और दीगर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको फायदा होता है, फायदा उठाते हैं और बेहतरीन तैयारी करके आगे बढ़ते हैं। जब आप इंटर की प्रिपरेशन कर रहे थे और टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस दौरान आपका स्केड्यूल क्या था? कितना टाइम आप इंटर को दे रहे थे, कितना टाइम आपने एप्टीट्यूड को दिया था, वो टाइम कैसे सेट किया आपने? ऑब्वियसली मैंने छाजाओ को सबसे पहले बहुत सारे रीजंस थे ज्वाइन करने के, लेकिन एक जो मेरे लिए सबसे प्राइम रीजन था वो ये था कि मैंने छाजाओ की ऑनलाइन क्लासेस जो ऑफर करते हैं मैंने वो भी ली थी। जबरदस्त। और वो क्लासेस होती थी वीकेंड्स में। और तो मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा था कि वीकडेज में मैंने अपनी पूरी तैयारी रखनी अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मैंने अपना पूरा फोकस करने के यार मेरे बोर्ड के एग्जाम जो है खराब नहीं हो, लेकिन पूरे वो 5 दिनों के अंदर मैंने सिर्फ 20 मिनट निकालने कि मेरा जो वीकेंड पे जो मैंने पढ़ा है उसको मैं रिवाइज कर लूं। हमारे इंस्ट्रक्टर अक्सर, आप तो इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर खुद भी, आपको खुद भी पता होगा, इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी की एक लिस्ट मिलती है याद करने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। तो हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते थे ज्यादा नहीं, सिर्फ दिन में 10 मिनट दे दो, उसको बस एक दफा 3-4 वोकैबुलरीज को पढ़ लो, कोई मेहनत नहीं करो, कुछ नहीं करो, वो आपको याद हो जाएंगे। तो इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट को आप बस 5 से 10 मिनट दें, आपकी तैयारी होगी। वीकेंड पे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को और बोर्ड की तैयारी को बोले अल्लाह हाफिज। वीकेंड पे मैं जो है अपनी जो है छाजा उसके थ्रू अपनी तैयारी करता था एंट्रेंस टेस्ट की, लग के डट के सैटरडे संडे लगा देते। 6-6 घंटे की हमारी तो क्लासेस होती थी, 4 से 6 घंटे की क्लासेस। उसके बाद फिर जो टाइम बचता था उसमें आप पहले तो थोड़ा सा आराम के, ऑब्वियसली माइंड सैचुरेटेड भी हो जाता है, फिर उसके बाद आप उन चीजों को रिवाइज करते हैं। अभी ताजा पढ़ा होता है और जब आप फ्रेशली उसको रिवाइज करते हैं ना, तो वो आपकी मेमोरी के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं और वो चीजें भी, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर और वो आपको याद भी रह जाती है। फिर जब आप 5 दिनों में सिर्फ 5 से 10 मिनट उसको सिर्फ एक दफा देख लेते हैं और एक दफा रिवाइज कर लेते हैं ना, तो वो फिर नहीं भूलती, वो फिर आपके साथ आखिर तक जाती है और काम आती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, इसमें एक और आपकी गुफ्तगू में मुझे एक सवाल महसूस हुआ, मैंने चाहा कि वो मैं आपसे जरूर पूछूं कि अब इंटर की प्रिपरेशन चल रही है और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन भी चल रही है, इन दोनों को एक साथ जिसे कह सकते हैं ना कि इंटीग्रेट कैसे करें कि यार मेरी जो है ना वो इंटर की तैयारी और एप्टीट्यूड की तैयारी साथ साथ है। मैंने अपने इंटर के लिए अपने जो चैप्टर्स फिजिक्स में पढ़े हैं मैं उसके कॉन्सेप्ट्स को देख रहा हूँ एप्टीट्यूड में, तो क्या इस तरह का कनेक्शन बन सकता है? बिल्कुल ऐसे ही बनता है। अच्छा, मैंने जब तैयारी की थी तो हमारे इंस्ट्रक्टर तो अक्सर पढ़ाते हुए पूछते भी थे कि बेटा कॉलेज में यही चल रहा है ना, और 90% वही चल रहा होता था जो हम तैयारी कर रहे होते थे। आप ये करते हैं कि जिस तरह जो मेरे अप्रोच थी वो ये थी कि मैं अपनी जो टेक्स्ट बुक थी वो उठाता, उसमें से कॉन्सेप्ट समझता और उसके बाद जो मेरी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस थी वो मैं करता था छाजाओ के थ्रू।
क्योंकि अच्छा। छा जाओगे एमसीक्यूज बैंक, बात ये अलग है, वो आपको मुख्तलिफ चीजों के बारे में बताता है। आप सिर्फ 2D व्यू में चीजों को देख रहे होते हैं, वो 3D और 4D व्यू भी आपके लिए रख लेते हैं कि बेटा आपने चारों तरफ से देखना है चीजों को। तो वो एक चीज होती है, उससे एक तो आपके बोर्ड की तैयारी भी मजीद बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाते हैं, प्लस आपकी जिस तरीके से आपने एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है वो भी साथ साथ चलती रहती है, और उसकी बड़ी बेहतरीन तैयारी हो जाती है। आपको उसके लिए कोई अलग से नहीं करना पड़ता कि आप कॉलेज में कुछ पढ़ रहे हैं और आप यहाँ कुछ पढ़ रहे हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल साथ चल रही होती है और दोनों आपको फायदा पहुंचाती हैं। ऐसा ही। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते भी हैं कि जनाब एप्टीट्यूड कुछ अलग है और हमारा एकेडमिक अलग है। हाँ, वो अलग इस नजरिए से है कि उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी, उसकी जो एप्लीकेशन होगी वो वेरी करती है, क्योंकि आपने अपने टेस्ट में 100 MCQs सॉल्व करने हैं अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में, और वहां आप 100 मार्क्स के थ्योरी एग्जाम को आप पूरा कर रहे थे। तो ये तो एक मेजर डिफरेंस रहता है उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी राइटिंग और उसकी एप्लीकेशन के हवाले से। बट इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स और द बेसिक्स और द टॉपिक्स, दे रिमेन सेम, वो सेम होते हैं। मगर हाँ, ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के टेस्ट में जब आप MCQ सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें थोड़ी ज्यादा डेप्थ देखने को मिलती है, थोड़ा वैरायटी ऑफ बुक्स हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि ऐसी बात है, सिंध बोर्ड का बच्चा जो है, कराची बोर्ड का जो बच्चा है, वो कराची बोर्ड की बुक्स को देकर पेपर देता है, मगर वही बच्चा अगर नस्ट का पेपर दे रहा है तो ऑब्वियस है कि उसको फेडरल बुक और पंजाब बोर्ड की बुक्स को जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उसका टेस्ट जो है वो बेहतर हो सकता है। अच्छा, साथ हमें बताइएगा इस पूरे के पूरे जर्नी में कि जो फर्स्ट ईयर के एंड के बाद से जो शुरू हुआ टेस्ट की प्रिपरेशन का, और वो माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल होने के बाद तक जारी रहा, और जाहिर सी बात यूनिवर्सिटी की एक अलग दुनिया होती है, वो दुनिया ही अलग है ना, वो इंटर या एप्टीट्यूड वाली दुनिया जैसी नहीं, वो तो बहुत ही मुख्तलिफ होती है। उसमें चैलेंजेस अलग हैं, उसमें हार्डशिप्स अलग तरह की हैं, उसमें एफर्ट्स अलग तरह के हैं, और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है और आपको पता चलता है जनाब आपकी ये GPA बन रही है, तो उसकी खुशी का लेवल ही अलग होता है। तो वो तो एक अलग स्टोरी है, इंशाल्लाह उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। बट बिफोर दैट, ये जो आपका जर्नी शुरू हुआ सेकेंड ईयर के स्टार्ट से यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक, इस जर्नी में सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त कौन सा था? इस पूरी जर्नी में 2 फेजेस थे जो बहुत ज्यादा मुश्किल थे। एक जो सबसे शुरू का फेज था, उस फेज के अंदर ऑब्वियसली आप देखें पूरे जो वीक डेज हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वीकेंड होता है आपके पास एंजॉयमेंट के लिए, आपके पास खेलने कूदने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आपके जितने भी फैमिली फेस्टिवल्स आते हैं, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, जो कुछ भी वो उसी में फॉल कर रहा होता है। अब मसला ये है कि अगर आप 6 महीने पहले से तैयारी करने बैठ जाएं, तो आपको कभी कभी ना अपने आप को रोकने में बड़ी मुश्किल हो रही होती है कि यार देखो अभी तो बहुत टाइम पड़ा, मैं अभी से अपने ऊपर वो करूं। तो एक तो वो फेज मुश्किल होता है, और एक फिर बिल्कुल आपका जो जिसको कहना चाहिए ना एग्जीक्यूशनल फेज होता है, बिल्कुल लास्ट वाला फेज, जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी बिल्कुल सर पे होते हैं और आपकी एंट्रेंस टेस्ट भी बिल्कुल आपके सामने आई हुई होती है। अब मैं आपको बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाता हूँ अपनी। मैं फेडरल बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मैंने बताया भी है। तो मेरा टेस्ट जब पड़ा था संडे वाले दिन, तो उससे पिछले दिन यानी कि सैटरडे वाले दिन मेरा बोर्ड का एग्जाम था, उससे नेक्स्ट दिन इंग्लिश का मेरा बोर्ड का एग्जाम दोबारा था, यानी मेरा 3 दिन लगातार एग्जाम था। और मेरी फैमिली ने भी मुझे ये कह दिया था, ऑब्वियसली हमारी फैमिलीज को भी इतना तो नहीं पता ना, उन्होंने जो है हुनैन भाई वगैरह और उनके सेमिनार्स नहीं अटेंड किए कि उनकी जो है ये सारी बातें उनको बताओ। तो उन्होंने भी यही कहा था कि बेटा ND का राउंड 1 है, खैर है, छोड़ दो, इसका एक राउंड और है ना आपके पास, कर लेना, बोर्ड के पेपर्स का आपके पास दोबारा राउंड नहीं होगा, आप उसमें कोई रिस्क नहीं लो, आप वो कर लो। तो ऑब्वियसली मैंने उनको यही कहा कि देखें जो मुश्किल पीरियड था, जो मेहनत करने का पीरियड था, वो तो मैंने पहले कर लिया, अब तो आपने जो मेहनत कर ली है उससे जो आपको फल मिलने वाला है वो अचीव करने का टाइम है। तो बस वही एंड टाइम पे बस रिवीजन की, जो कुछ बताया गया था, जिस तरह इंस्ट्रक्टर ने गाइड किया था कि आपने एंड टाइम पे किस तरह चीजों को मैनेज करके लेके चलना है। ऑब्वियसली टीचर ने जब आपको 5-6 महीने पढ़ाया, वो आपकी हर चीज के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह आपने हर चीज से डील करना है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह आपने डील करना है, उस तरीके से डील किया, तैयारी की, 5 पेपर सॉल्व किए, और बस अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि दोनों में बेहतर हो गया, बेहतरीन हो गया। और बहुत सारे लोग एक जुमला अदा करते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, नहीं, अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह बेहतर करता है नहीं, अल्लाह बेहतरीन करता है।
बेहतरीन करता है हमारे नसीब में। हमें जाहिर सी बात है कि इस बात की तवक्को या हमें इस बात का गुमान भी नहीं था कि ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा कि हम माशाल्लाह से कराची के पोजीशन होल्डर्स बच्चों के साथ बैठे होंगे और वो हमसे अपने गुजरे वक्त की बातें करेंगे, जो कि माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से, तो अपना पूरा का पूरा जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे। तो ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये वक्त दिखाया। अच्छा साहब, लाइफ अब तक माशाल्लाह से बड़ी स्मूथ चल रही है और बड़ा ज़बरदस्त अब तक के सिलसिला चल रहा है। मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, यूनिवर्सिटी के एडमिशन में आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो कितना मैटर करती है? देखिए, अगर आप जो है आपने चीज़ों को समझ के पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। जो मेरिट पे स्टूडेंट होते हैं उसके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बल्कि मैं तो कहूँगा उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में अपने डिज़ायर्ड कोर्स के अंदर एडमिशन ले सके। हर यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल एड का भी प्लेटफॉर्म होता है, हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि होते ही मेरिट पे और अच्छे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं कि वो उनको ले सकें। ऐसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, वो अगर आपका रिजल्ट देखेंगे, आपका मेरिट देखेंगे, वो ऑब्वियसली आपको जो है लेंगे। बात ये है कि आपने, अगर आपको किसी जगह पे जाना है, आपका पैशन है उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो फिर आपको बेस्ट होना पड़ेगा। ऐसे ही आप अगर बेस्ट नहीं होंगे तो फिर कोई बंदा आपको क्यों चूज करे? सही बात। तो वो जो है आपको सबसे ऊपर आना पड़ेगा और तब जाके आपके ख्वाब पूरे होंगे और आपने जो सोचा होगा वो आपको मिलेगा। तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती है अगर आप अपनी पूरी मेहनत करें। हाँ, अगर आप अपनी मेहनत से जी चुराएं, आप जो है अपना टाइम ज़ाया करें, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि आखिरी स्टेज में आपको फिर जो मेरिट पे स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो आपको नहीं मिल पाएंगे। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि लास्ट ईयर में हम बैठे थे और बच्चों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि सर हमारा जो है ना वो मेरिट पर एडमिशन हो गया है एनईडी यूनिवर्सिटी में, तो हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह। मैंने कहा भाई वाकई में खुशी की बात है। और अराउंड 35 to 45,000 अराउंड ये फीस स्ट्रक्चर सेमेस्टर का है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा कम, मतलब इससे ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। इवन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पे तो इससे कई गुना ज़्यादा जो आपको पे करना पड़ता है। बट फॉर्चुनेटली एनईडी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसमें कराची बोर्ड के पढ़ने वाले बच्चों को एक भरपूर मौका मिल रहा होता है एडमिशन के लिए। आप करें, आपने मेहनत की, आपने रिजल्ट बनाया, आइए साबित करें। अब तो जो क्राइटेरिया यूं भी चेंज हो गया कि जनाब टेस्ट का 60% कर दिया और एकेडमिक का 40% कर दिया उन्होंने, तो इसमें तो आपके टेस्ट की प्रिपरेशन और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट साबित हो जाती है, अहम साबित हो जाती है। तो भाई यकीनन साथ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, 100% सही बात है कि आप मेहनत कर लेंगे तो फिर फाइनेंस का मैटर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है ना, वो ओवरकम हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। मगर मेरी इसमें राय, मैं इनकी बात को सेकंड भी करूंगा और एक बात ऐड करूंगा कि जब कभी भी आप यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम के लिए आप जहन तैयार करते हैं, तो यकीनन आपको अपने घरेलू माली मामलात के बारे में भी मालूम होता है। तो अगर मुझे पता है कि मेरे घर की जो ओवरऑल टोटल इनकम है वो अराउंड 90,000 है, तो मैं अपने यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस 1,80,000 पे नहीं कर सकता। आई नो इट क्वाइट वेल। और फिर मैं सोचता हूं कि मैं अगर यूनिवर्सिटी में जाता हूं, मैं स्कॉलरशिप भी ले लेता हूं या फाइनेंशियल एड भी ले लेता हूं, अगर मैं वो जीपीए मेंटेन नहीं कर सका जो कि एक्सपेक्टेड है, तो मेरे ऊपर एक तलवार लटक रही है, एक बर्डन है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई हम वहां जाएं, वहां एडमिशन हासिल करें उस यूनिवर्सिटी में कि जहां हम फाइनेंशियली भी बेहतर तौर पर अपने मामलात को लेकर चल सकें और हमारा डिजायर्ड प्रोग्राम उस यूनिवर्सिटी में मिल रहा हो, बेस्ट फैकल्टी हो, पढ़ाने वाले बेहतरीन हो, उसका एल्यूमिनाई बहुत वास्ट हो, उसका एल्यूमिनाई ऐसा हो कि लोग कहें कि हाँ यार इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी की तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ काबिलियत यकीनन होगी। तो ऐसा भी जरूर सोचना चाहिए। अच्छा साहब, आपकी लर्निंग में, आपके टेस्ट की प्रिपरेशन में और फाइनली टेस्ट में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने में सबसे बड़ा किरदार, सबसे अहम किरदार वो किस इंसान का था? सबसे अहम किरदार में कहता हूँ मेरी वालिदा का था माशाल्लाह। चूँकि मैं शुरू में ऑब्वियसली जब तक तैयारी शुरू नहीं की थी, आपको पता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अक्सर बच्चे आके थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। हाँ, वो जो एक ढीलापन आ जाता है कि यार हो जाएगा कर लेंगे। कॉलेज में भी जो है वो अटेंडेंस नहीं, चलो देख लेंगे। तो ये चीज जो होती है ये बंदे के अंदर आ जाती है। तो मेरी वालिदा थी जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, उन्होंने जो है पूरा सपोर्ट भी किया और जो है
प्यार से सपोर्ट भी किया और एग्रेसिवली सपोर्ट भी किया कि बेटा करना है आपने, मतलब ढीला नहीं पड़ने दिया उन्होंने। और मेरी मतलब जितनी कामयाबी है उनके पीछे उन्हीं का हाथ है, हमेशा उनका सपोर्ट रहा मेरे साथ, और जो है हमेशा वो खड़ी रही, हमेशा मेहनत की। इनफैक्ट वो मतलब मैं जब याद करता था, उन्होंने आर्ट्स से पढ़ा हुआ है, बीए किया हुआ है, तो मैं उनको अपनी मतलब फिजिक्स के सवाल सुनाता था याद करके। उनके लिए ऑब्वियसली सुनना बहुत मुश्किल होता था, स्पेशली जब आप सुना रहे हो किसी ऐसे बंदे, और वो भी फिजिक्स, और वो भी उन्होंने आप देखे तो आज से कितने साल पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो सुनती थी। और मुझे किसी को सुनाने में, मेरी सिस्टर भी है, वो भी आप देखें JSMU में वो भी है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सुनाने में उन्हीं को मजा आता था, क्योंकि वो मतलब जिस इखलास से जिससे वो सुनती थी ना, वो बात ही अलग थी, जो मेहनत करके वो सुनती थी। तो उनका किरदार है, उनकी बहुत कुर्बानियां है और उनकी मेहनत है, आज मैं यहाँ पर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ताला ने आपको यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपके लिए ना बहुत कुछ तय कर दिया है, वो आपके नसीब में, आपकी तकदीर में लिख दिया है। बस अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सर पर हमेशा कायम दायम रखे और आप भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत आला मकाम आप ज़रूर हासिल करेंगे। साथ मैं कुछ जो है ना वो आपके बोर्ड के हवाले से, जैसे कि आपने बताया कि सर फेडरल बोर्ड से मैंने पढ़ा है, तो क्या आपको फेडरल बोर्ड से पढ़कर टेस्ट की तैयारी करने में कोई एज मिली? नहीं, मैं तो कहूँगा कि मुझे थोड़ा सा जो है नुकसान भी उठाना पड़ा। अच्छा, नुकसान इस सेंस में कि फेडरल बोर्ड का ऑलमोस्ट आप देखें तो करिकुलम सेम ही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो फेडरल बोर्ड में नहीं है और सिंध बोर्ड में उनको कवर किया हुआ है। फिर प्लस ऑब्वियसली जो आपके टेस्ट के एमसीक्यूज बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो सिंध बोर्ड के टेक्स्ट बुक को मेनली उसको मद्देनजर रख के फेडरल बोर्ड को मद्देनजर रख के नहीं बनते। तो लाजमी सी बात है, बहुत सारी सवाल करने का तरीका, पैटर्न, किस तरीके से सवाल हुए, कौन सा टॉपिक ज्यादा किन के ऊपर फोकस हो रहा है, वो चीजें दोनों बोर्ड में बिल्कुल अलग अलग है। तो इसीलिए मैंने तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि मैंने तो कोई रिस्क नहीं लेना, और भी किसी ने रिस्क नहीं लेना है इसका, चाहे वो सिंध बोर्ड के हो या फेडरल बोर्ड। सही बात है। लेकिन मैंने बोला यार मेरे पास तो रिस्क का चांस ही नहीं है, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं कि NAD-ST के भी मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहा था, तो पता मालूम हो रहा है कि जनाब कराची बोर्ड की सीट सबसे ज्यादा है, 1465 सीट्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सीट्स जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी सीट्स आगे जा रही हैं, वेरी कर रही हैं। और उसके बाद फिर अगर मैं देखता हूँ तो फेडरल बोर्ड्स की सीट्स हैं। अच्छा, इस साल फेडरल बोर्ड की सीट्स में इजाफा हुआ है, NAD में इजाफा कर दिया, ये खुश आइन बात है, अच्छी बात है। तो भाई जो बच्चा कराची बोर्ड से है उसके लिए भी NAD में स्पेस है, जो बच्चा फेडरल बोर्ड से है उसके लिए भी स्पेस है, जो बच्चा A-levels कर रहा है उसके लिए भी स्पेस है, जो बच्चा किसी और बोर्ड से, इंटीरियर सिंध के बोर्ड से, उसके लिए भी स्पेस है, उसके लिए भी सीट्स है, जो बच्चा कॉमर्स से उसके लिए भी सीट्स है, जो बच्चा आर्ट से उसके लिए भी सीट्स है NAD में। तो आप इस चीज को मत सोचिएगा कि जो है ना वो कोई एक स्पेसिफिक बोर्ड ही अच्छा हो सकता है, नहीं, अलग अलग बोर्ड्स के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स वहां पर डिवाइस्ड है। कराची बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है ना, 100 सीट्स का इजाफा हुआ रिसेंटली। NAD यूनिवर्सिटी की टोटल सीट्स में 100 सीट्स ऐड हो गई हैं। 82 सीट्स जो हैं वो रेगुलर स्कीम के लिए और 18 सीट्स जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स के लिए। अच्छा, साथ एक और थोड़ा सा ना क्या कह सकते हैं कि और एक अहम सवाल के जिससे बच्चों की बड़ी रहनुमाई हो सकती है, बच्चे ना यूनिवर्सिटी का इंतखाब करने में बड़े कंफ्यूज होते हैं। यानी कि हर बच्चा कहता है, जब क्लास लेता हूं तो पूछता हूं कि भाई किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप लेना चाहेंगे, वो कहते हैं सर NAD का भी दूंगा, मैं सर फास्ट का भी दूंगा, मैं सर NUST का भी दूंगा, मैं सर GI का भी दूंगा। मैं हर यूनिवर्सिटी का, ये 4 यूनिवर्सिटीज का नाम तो मुझे कॉमन बेसिस पे सुनने को मिलता है। आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटी का इंतखाब करने के लिए एक स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसे क्या सोचना चाहिए, किस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करते हुए? ऐसा भी देखा गया कि बच्चे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट देते, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन हो रहा होता है, हो सकता है, तो वो फिर सिलेक्शन किस बुनियाद पे करें? ये देखें, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर कि आप जिस डिजायर्ड कोर्स आपका जो है वो किस यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा अच्छा ऑफर होता है। ओके, किस यूनिवर्सिटी के उस कोर्सेज के एलुमनाई सबसे ज्यादा आगे हैं और किसके स्टाफ, जो ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी का अपने एक ब्रिलियंट स्टाफ होते हैं, ब्रिलियंट फैकल्टी होती है, लेकिन किस यूनिवर्सिटी का वो प्रोग्राम सबसे ज्यादा बेस्ट है जो आप चूज करना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जैसा आपने बताया, फिर आ जाती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, कि वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन किस चीज को सपोर्ट कर रही है। अब आपके ज्यादा एडमिशन लेने के चांसेस NAD में या आपके ज्यादा एडमिशन लेने के चांसेस फास्ट में अगर आपका हो भी जाता है,
तो ये चीज भी देखनी होती है दूसरे नंबर पे। फिर तीसरी चीज, इंसान में अपने अंदर अपनी जो करेक्टर होता है और अपनी जो उसके अंदर आदत, जो उसकी चीजें होती है, वो भी देखनी होती है कि यार मेरे अंदर क्या चीज लैग कर रही है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ। तो उस हिसाब से भी आपकी यूनिवर्सिटी की जो चॉइस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मैंने हबीब का भी टेस्ट दिया था, मैंने एनईडी का टेस्ट दिया, मैंने नस्ट का टेस्ट दिया और मैंने हबीब यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट दिया। सही। तो मेरा तीनों यूनिवर्सिटीज में अल्लाह का शुक्र है छा जाओ की तैयारी भी थी और अपनी मेहनत भी थी कुछ थोड़ी बहुत, तो जो है मेरा तीनों यूनिवर्सिटीज में जो है नाम आ गया माशाल्लाह। मैंने एनईडी में भी मेरिट के ऊपर नाम आया, नस्ट में भी और हबीब में भी। हबीब में मुझे 100% स्कॉलरशिप ऑफर हुई, तो मैंने इन दोनों के ऊपर हबीब यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि मेरी जो एकेडमिक स्किल्स थी, मैं हमेशा से फील करता हूँ हमेशा से अच्छी रही है, मेरे हमेशा से मार्क्स अच्छे आते रहे, क्लास का टॉपर रहा तो मैंने बोला यार इन यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक स्किल्स के ऊपर आपके बहुत ज्यादा फोकस होता है। हबीब यूनिवर्सिटी आपके एकेडमिक स्किल्स पे फोकस करने के साथ साथ आपको जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी ड्रेसिंग स्किल्स, आपकी उठने बैठने की, आपकी इंटरनेशनल जो है अफेयर्स में देखने की स्किल, लोगों के साथ इंगेज करने की स्किल, उन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है। राइट। तो इस वजह से मैंने कहा कि यार इन चीजों में मैं थोड़ा बहुत लैग करता हूँ। हर बंदे की अपनी कुछ जो है क्वालिटीज होती है और कुछ चीजों में वो लैग कर रहा हूँ। तो मैंने ये चीजें मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है हबीब यूनिवर्सिटी का डिसीजन लिया, जो कि शुरू में तो बड़ा कहते हैं ना बड़ा रिस्की डिसीजन होता है। ऑब्वियसली जब आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं तो हमेशा जो है आप चूज करते हुए डरते हैं कि यार क्या होगा, कि कहीं ये चॉइस मुझ पर भारी ना पड़ जाए। और उम्मन ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को मुंतखब कर लेते हैं तो उसका इंतखाब करने में अगर हम सिर्फ अकेले खड़े हो तो 99 लोग सामने खड़े इंतजार करते हुए कि अगर ये चॉइस गलत हो जाए तो बस तो फिर हमने जो है ना वो लहदे मचा देनी है, ठीक है ना, मतलब वो तो गले पड़ जाएंगे। तो वो बड़ा एक रिस्की और क्रूशियल फैक्टर होता है। बट डेफिनेटली एज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि जनाब वो अपने मुस्तकबिल का फैसला अपने तौर पे सोच समझकर अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, अपने वालिदैन से मशवरा कर करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो अक्सर बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हम ना जो हमारे फैमिली में या फ्रेंड्स में या सर्कल में हमारे जो उस फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं हम उनसे पहले मशवरा करते हैं, क्योंकि वो एट प्रेजेंट क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं, कौन सी चीज हमारे लिए, कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए बड़ा सूटेबल और फायदेमंद हो सकता है, वो हमें ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे टीचर्स जो कि उन प्रोग्राम्स के बारे में वाकियत रखते हैं दौरे हाजिर के हिसाब से, तो वो हमें गाइड कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और उनके मशवरे से हम एक बेहतर फैसला अपनी जिंदगी लिए कर पाते हैं। अच्छा साथ इस छोटे से ड्यूरेशन में जो कि अराउंड 12 to 14 मंथ्स का है, लाइक अगर मैं सेकेंड ईयर के स्टार्ट से बात करूं और उसके बाद मैं आज यूनिवर्सिटी के इस स्टैंडर्ड की बात करूं तो अराउंड 12 to 14 मंथ्स आपकी जिंदगी के गुजर गए। इसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत, यादगार और सबसे ज्यादा खुशी वाला लम्हा कि यार वो जो खुशी थी ना बस उसका तो कोई बदल नहीं है, वो कौन सा था? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरीके से पेपर्स बैक टू बैक थे। हाँ, तो डर तो लग रहा था चूंकि, और डर बनता भी है। आपको हमेशा ये फील होता है कि यार मैं इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे सका, ना इसके ऊपर ना उसके ऊपर, वो डर तो आपको ऑब्वियसली लगता है। और जब चॉइसेस आपके पास हो जाती हैं तो आपको ज्यादा डर लगता है। इंग्लिश की एक पोम है, द रोड नॉट टेकन, ये नहीं कि आप किस रोड पे गए, द रोड नॉट टेकन। तो उसमें वो बड़ी प्यारी बात बताते हैं कि वो जो पोइट होता है बड़ी प्यारी बात बताते हैं कि यार मैं उस सफर पे तो चल तो गया हूँ, आगे जाके जब डाइवर्जेंस आ गई तो मैं हैरान परेशान हूँ कौन सा पाथ चूज करूँ। और जब मैं जो पाथ चूज करूंगा, दिखने में तो दोनों सेम ही लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन आगे जाके मुझे क्या पता कौन सा पाथ मेरे लिए ज्यादा मुफीद रहे। तो मैंने जब चूज किया ये सब चलने के लिए, हबीब यूनिवर्सिटी जब मैंने चूज की तो पाथ जब डिफर हुए, पाथ चेंज हुए, मैंने ये पाथ लिया। तो शुरू में 2-3 ही लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने कहा कि यार तुम्हारा डिसीजन सही है। बाकी लोगों ने यही कहा कि यार जो मेरे फेलोज हैं उन्होंने खास तौर पे, यार तुम एनईडी छोड़ के हबीब में जा रहे हो, तुम नस्ट छोड़ के हबीब में जा रहे हो। तो वो एक डिसीजन था। उसके बाद जो दूसरी बात आपने की कि मेरी जिंदगी का प्राउड फेवरेट मोमेंट वो ये था कि जब इतना हेक्टिक स्केड्यूल और इतने टाइट टाइम पीरियड से होकर जब मेरा दोनों चीजों का रिजल्ट आया, मेरे इंटर का भी रिजल्ट माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 90% आ गया और मेरा इधर भी जो है फर्स्ट पोजीशन बन गई। तो वो जो खुशी थी ना, वो यकीन नहीं आ रहा था कि यार कैसे हो गया। वो तो था, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा था, टीचर की मेहनत के ऊपर भरोसा था, वालिदैन की दुआओं पे भरोसा था, लेकिन
वो जो खुशी थी ना, कुछ अर्से तक तो यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये वाकई हो गया है। ऐसे ही होता है। अच्छा, वो मोमेंट ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि ना उस वक्त ना मतलब हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, इतने खुश होते हैं कि हमसे बोला नहीं जा रहा होता, जो हम सोच रहे हैं ना, जो दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो हम कह ही नहीं पाते, लफ्जों में ला ही नहीं पाते। मगर बस क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन मखलूक बनाकर भेजा है इस दुनिया में। जब हम बेतहाशा खुश होते हैं और हमारे अल्फाज नहीं होते हमारे होठों पे, हमारी जबान पे, तो हमारी आंखों में आंसू होते। और मैंने अक्सर देखा है कि जब वालिदैन हमसे मिलते हैं हमारी किसी खुशी के लम्हे, तो उनकी खुशी कई 100 गुना ज्यादा होती है हमसे। और वो बेचारे, मैं तो अक्सर अपने वालिदैन से मैंने पूछा 1 से 2 दफा कि ये तो खुशी का मौका है भाई, आप रो क्यों रहे? वो कहते बेटा अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सब्र करो, चंद साल की बात है, तुम्हें समझ में आएगा। तो अब तो जाहिर सी बात है कि वालिदैन हयात नहीं है, मगर वो उनका जुमला मुझे याद है। अब जब मेरा बेटा माशाल्लाह से किसी अपने मुकाबले में, किसी अपने कंपटीशन में, किसी अपने एग्जाम में जब कामयाब हो जाए और उसका रिजल्ट मेरी आंखों के सामने आ जाए, तो वही जो एक फीलिंग होती है ना, वो आती है। वो बच्चा तो वो इधर भाग रहा है खुशी से, मगर हमारी आंखों में आंसू होते हैं कि यार अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा मेहनत हमसे ली और फाइनली भी इतना बड़ा जो है एक नतीजा, एक कामयाबी हमें अल्लाह ताला ने अता कर दी। अच्छा जी, साथ साथ आप माशाल्लाह से स्टडी करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऐसा ही तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, ये 3 ऐसे नाम है जो कि एक जैसे लगते हैं। तो थोड़ा सा हम स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या। देखें, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अगर हम डिफरेंस को लेके चलें तो इन दोनों में माइन्यूट से डिफरेंस है। माइन्यूट से डिफरेंस इस सेंस में कि कंप्यूटर साइंस में जो चीज़ आप पढ़ते हैं, जो आपके कोर कोर्सेज होते हैं, वो ऑलमोस्ट वही कोर कोर्सेज आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी होते हैं। Okay. 2 या 3 आपके जो थियोरेटिकल कोर्सेज होते हैं सीएस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर वो कोर्सेज नहीं होते। लेकिन उसके बजाय आपके मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर एम्बेडेड होते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको मुख्तलिफ जो है सेंसर्स और मुख्तलिफ आपको वाइड मतलब जो एनवायरनमेंट होती है वो साथ लेके चलती है। आप सिर्फ कोडिंग और आप इन सारी चीजों के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होते, आप इस स्पेक्ट्रम से भी देख रहे होते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो इनसे कुछ हद तक थोड़ी बहुत डिफरेंट करे जाती है। ऑब्वियसली कोर कोर्सेज जहां तक बेसिक्स और वो बात है वो ठीक सेम ही आ जाती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आगे जाके आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर आपका फोकस ज्यादा हो जाता है, चाहे वो एआई हो, चाहे वो ये हो। तो आपका एक मतलब प्रॉपर एक डोमेन आप सेट कर लेते हैं कि मेरा एंटायर फोकस इस चीज के ऊपर हो जाएगा। तो वहां पे जाके थोड़ा सा पाथ्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है। ओवरलैप ऑब्वियसली हो रहे होते हैं, लेकिन वहां पे जाके सबसेट्स नहीं बनते, वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। सही। तो ये एक डिफरेंस है मेरी नजर में। तो आपकी नजर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ज्यादा बेहतर ऑप्शन था जिसको आपने परसू किया माशाल्लाह, और आप कहते हैं कि सर इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर है हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं, हमारी बाउंड्रीज बहुत वास्ट होती है। तो इसलिए हमारे लिए जाहिर सी बात है कि जब बाउंड्रीज वास्ट हैं तो फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी फिर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो क्रिएट होती है। अच्छा, साथ तेजी के साथ दुनिया बदल रही है, तुम्हें क्या लगता है आइंदा 10 साल बाद जो पाकिस्तान में रहने वाला बच्चा है या मल्टी रेपुटेबल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, आइंदा 10 साल बाद क्या वो बच्चा यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने के बाद सोसाइटी में या हमारी दुनिया में जो चेंज आ रहा है, क्या उस चेंज में एडजस्ट हो सकेगा या वो आउटडेटेड हो चुका होगा? देखें, आपने चीजों के साथ अडेप्ट करना होता है। अगर नेचर का भी कानून है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आप अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप जब आउटडेटेड हो जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास है नोकिया की। ऐसा ही नोकिया कंपनी ने जब शुरू में अपना 3310 मशहूर नोकिया 3310 जब उन्होंने निकाला तो बड़ी ब्रांडिंग हुई, बड़ा मशहूर हुआ। उसके बाद वो बैठ गए कि यार अब इससे बेहतर क्या ही निकल आएगा। ऐसे ही उन्होंने इनोवेशंस के थ्रू नहीं गए, वो जहां थे वहीं अपनी बाउंड्री सेट करके बैठ गए। तो फिर नतीजा क्या निकला कि आज नोकिया के मोबाइल फोन बहुत कम लोगों के पास ही देखते हैं। ज्यादातर लोगों के पास आपको आईफोन या एंड्रॉइड के दूसरे सेट्स जो हैं सैमसंग वगैरह वो मिलते हैं, नोकिया बहुत कम लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि वो पीछे रह गए। तो आपने चीजों के साथ ले लेके चलना होता है, अपने एनवायरनमेंट से आगाह रहना होता है। मैंने जो डिसीजन लिया हबीब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, वो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर भी यही था। सही, क्योंकि हबीब यूनिवर्सिटी लिबरल कोर्स ऑफर करती है, उसकी बात ही अलग है। वो मतलब आपको इंटरनेशनल अफेयर्स, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस कैसे आ रही हैं,
जिस तरह फॉर एग्जांपल हमें कोर्स पढ़ाया जाता है व्हाट इज मॉडर्निटी, उसमें ये बताया जाता है कि किस तरह मॉडर्निटी ने आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपको जो पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, किस तरह उसको चेंज कर दिया। ऐसा ही। तो ये आपको एक गाइडेंस देते हैं, एक आइडिया देता है कि आगे आने वाला दौर किस तरीके से मजीद चेंजेस कर सकते हो और आपने उसमें किस तरीके से सर्वाइव करना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से कामयाब होना है। तो ये चीज ऑब्वियसली बहुत जरूरी है और यही एक फैक्टर था जिसकी वजह से मैंने, ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से मैंने अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, क्योंकि वो इस चीज के बारे में मेरे नजदीक एनईडी वगैरह से ज्यादा एक्सपोजर आपको देते हैं और ज्यादा इस चीज में ज्यादा तैयारी कराते हैं। ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा साथ हमने माशाल्लाह आपके रिजल्ट पर बात की और छाजाओ के आपने जो यूज किया उस पर बात की और उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं कि छाजाओ पे पास पेपर से रिलेटेड बड़ी डिटेल मिल जाती है, वो भी बच्चों को बड़ा मदद देती है एनईडी के हवाले से और दीगर यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के हवाले से। आज के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए एक्चुअली, जो आज बच्चा सेकेंड ईयर में बैठा है और अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को सोच रहा है कि मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट देना है 24 मई को, उस बच्चे के लिए आप क्या हिदायत देते हैं कि भाई उसे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? तो मैसेज सबसे पहले तो छाजाओ पे रजिस्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो तैयारी अच्छा भाई ये हमने ही नहीं बोल के बिठाया इनको कि जनाब आपने छाजाओ की बात नहीं, ये कोई बात नहीं। जो तैयारी और जो गाइडेंस वो करते हैं ऑब्वियसली वो आपको, जो पहले भी जिस तरह बात हुई, वो एंगल जो आपको मिल जाता है ना चीजों को देखने का, वो उसकी बात ही अलग हो जाती है। वो आपको और लोगों से और चीजों से डिफर कर देता है। आपका जब देखने का नजरिया बदलता है तो फिर आप चीजों को मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज करते हैं और जिस तरीके से आपको काम करना है आप वही करते हैं। फिर प्लस छाजाओ पास पेपर जो अपने ऑफर करता है ऑब्वियसली वो बहुत हेल्प करते हैं। अगर वही क्वेश्चन, ऑब्वियसली वही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, लेकिन आप जब वो पास पेपर्स की प्रैक्टिस करते तो आपको इतना ग्राइंड कर देते हैं कि जब आप पेपर में बैठे हो तो आपको फील आती है अरे यार ये तो सवाल किया भाई, ये कुछ जाना पहचाना सवाल लग रहा है, ये देखा भाई। तो ये चीज आती है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा वो यही करूंगा कि एक तो तैयारी करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, किस तरीके से आपने आगे चलना है और किस तरीके से आपने अपने एंट्रेंस टेस्ट में तैयारी करनी है और किस तरीके से चलना है। फिर प्लस पास पेपर्स को ना घोल के पी जाए। हमारे इंस्ट्रक्टर कहते थे पास पेपर्स को घोल के पी जाओ, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्वियसली चेंज होंगे लेकिन पैटर्न तकरीबन सेम ही रहेगा। तो ये अपने पास पेपर जरूर देखें और बस आखिर में जो है पढ़ें और छा जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा साथ आखिरी बस एक सवाल, इसके बाद हम इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट को एंड करने लगे। हमारी जिंदगी में हमारे नसीब, हमारी तकदीर का कितना अमल दखल होता है? इकबाल के एक शेर से ही खत्म कर दूंगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रदा क्या है। क्या बात है, क्या बात है। अब आपने बात मुकम्मल ही कर दी तो मैं अब आगे कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। असल में अगर मैं इनकी बात को और आसान कर दूं, क्योंकि हमारे इस दौर में हम देखते हैं, मुझे तो अच्छे तरीके से याद है कि हम 8th में थे, 9th में थे, तो हमें ना बाले जिब्रील पढ़ाई जाती थी, बांगे दना पढ़ाई जाती थी, ठीक है जी, और वो नज़में भी इकबाल की हम पढ़ते थे बैठ के। आज के दौर में थोड़ी ना चीजें बदल गई हैं, इकबाल को पढ़ा कम जाता है। तो मैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस शेर के मायने सोच रहे हो कि यार ये मतलब क्या कहना चाह रहे थे साहब जो आए थे। सो इन शॉर्ट, हमारी अपनी मेहनत, हमारी जद्दोजहद, हमारी कोशिश हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। हमारे रब ने हमारे लिए पूरी लाइफ का ट्रैक लिख दिया है, प्लान सेट कर दिया है। अब मैं जब उस रास्ते पर आगे बढ़ूंगा तो मुझे आगे बढ़ते बढ़ते वो नेमतें, वो फायदे, वो मंजिलें, वो समरात, वो बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर मैं उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ूंगा तो मुझे वो नेमतें हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे ऊपर ना मनोसलवा नहीं उतरा। हमें मेहनत करनी है तो हमें मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो भाई नसीब में था मगर आपने हासिल नहीं किया। ऐसे ही ना जनाब, मेरे नसीब में था कि मैं ये चीज हासिल कर लूं, तो उसके लिए मेहनत करना, जुस्तजू करना, उस चीज तक पहुंचना आपके लिए शर्त थी, तभी वो चीज आपको बहरहाल हासिल होती है। तो भाई नसीब, तकदीर, ये सब चीजें बिल्कुल हैं, फैक्ट है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, मगर इसको बनाने का काम इंसान का है, मंजिल तक पहुंचने का काम इंसान का है। तो ऐसे ही हजारों बच्चे माशाल्लाह से, लाइक 2024 के मैं स्टार्ट शेयर करूं तो एनईडी यूनिवर्सिटी में 620 स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर में एडमिशन हुआ माशाल्लाह से, और उसमें माशाल्लाह से तमाम बोर्ड, चाहे अगर मैं फेडरल बोर्ड की बात करूं, दीगर बोर्ड्स की बात करूं, तो फर्स्ट पोजीशन मेरिट पर माशाल्लाह से छाजाओ के यूजर्स की है। मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है और मैं बार बार इस बात को फखरी अंदाज में कहता हूं, क्योंकि बच्चों ने हमारे मैसेज को समझा,
हमारा मैसेज बहुत सिंपल था कि भाई ये कंटेंट आपकी तैयारी को बेहतरीन बना देगा, और माशाल्लाह से आप सब बच्चों ने हमारी इस बात को साबित कर दिया। तो भाई आप तमाम तर बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, जो कि एनईडी राउंड 1 के लिए जाने वाले हैं करीब इंशाल्लाह मेहनत करके। और छाजों के ऊपर मैं देख रहा हूं कि मुस्तकिल कोई ना कोई ऑफर चल रही होती है। आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो कभी 50% ऑफ है, कभी 60% ऑफ है, ऐसे मल्टीपल ऑफर्स मल्टीपल रीजंस के साथ आपको दी जा रही होती, ताकि आप लीस्ट चार्जेस पे करके अपनी लाइफ के बेस्ट बेनिफिट्स एंजॉय कर सके। तो इंशाल्लाह फिर किसी और पॉडकास्ट में हमारे एक और होनहार तालिबे इल्म इंशाल्लाह बैठे होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट डेज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।